हेलो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये श्रृंखला चल रही है दोस्त यूट्यूब यूपी टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेट या महाराष्ट्र टीजीटी पीजीटी केबीएस एनबीएस टीजीटी पीजीटी और बिहार टीआरई 4 के अंतर्गत। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्त बक्सर का युद्ध। तो आइए देख लेते हैं मित्र। बक्सर का युद्ध दोस्त भारतीय इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध दोस्त 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर जो बनारस के पूर्व में स्थित है के मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 को पहुंची। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पहुंची थी। तो दोस्त ये मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और बंगाल की तरफ से मीर कासिम ने किया था। 23 अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, साहुलमल रोहतास का सूबेदार था, और जैनुल आबदीन को धन का लालच देकर फोड़ दिया, मतलब उनको अपनी तरफ कर लिया। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। मीर कासिम संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध लिए इसलिए पराजित हो गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिल गया। कुछ इतिहासकार भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष को अंतर्निहित मानते हैं इसकी पराजय के लिए। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालिक प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजों की सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। आगे देखते हैं दोस्त। आगे पी.ई. रॉबर्टसन के अनुसार बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। आगे देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्वता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप प्रदान कर दिया। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले ही अंग्रेजों की शरण में आ गया था, वहीं अवध का नवाब कुछ दिन तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य सहायता हेतु भटकने के बाद 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 15 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल की गवर्नर बनकर आया। आते ही उसने शाह आलम और शुजाउद्दौला से संधि की। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि सबसे बड़ा लाभ कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के वैधानिक अधिकार के रूप में मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त अगला। बंगाल में द्वैध शासन। तो आइए देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन कैसे और किस प्रकार लागू हुआ। तो बंगाल में द्वैध शासन। तो द्वैध शासन को समझने से पहले दीवानी और निजामत को समझना आवश्यक है। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते
थे, जिसमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, का कार्य सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा था, जबकि दूसरी तरफ प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ पद दीवान का था, जो राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नजर रखते थे तथा मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार तथा 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। द्वैत शासन का जनक लियो कर्टिस द्वैत शासन का जनक लियो कर्टियस को माना जाता है। 1919 अधिनियम के तहत द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में से माना जाता है, के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया है, जिसकी विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। श्रेय ही बंगाल में द्वैत शासन के दुष्परिणाम को देखने को मिले। समूचे बंगाल में अराजकता की व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ। व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। समृद्ध और विकसित उद्योग, विशेषतः रेशम और कपड़ा उद्योग, नष्ट हो गए। किसान भयानक गरीबी के शिकार हो गए। क्लाइव ने अवध का नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि कर ली। संधि की शर्तें इस प्रकार हैं। नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया देने का वायदा किया। अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। अंग्रेजों की संरक्षता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह के पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया तथा चुनाव अंग्रेजों को सौंप दिया गया। चुनार। नवाब को एक और संधि द्वारा यह वचन देना पड़ा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेने का पूरा सैन्य खर्च वहन करेगा। अवध के साथ संधि पर रेम्ज म्योर ने लिखा है कि अब से अवध के साथ मित्रता के संबंध रखना अंग्रेजों की अस्थायी नीति बन गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी। फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल का नवाब नजमुद्दौला से संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को होगा। साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया गया। बंगाल के नवाब के साथ संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अल्पायु नवाब ने मोहम्मद रजा को नवाब सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट इस प्रकार कंपनी को मुगल सूबेदार द्वारा इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी तथा बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से निजामत का अधिकार प्राप्त हो गया। द्वैत शासन के समय ही बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करीब एक करोड़ लोग भूखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। अकाल से इस भयानक दौर में कर्टियर बंगाल का गवर्नर बना। द्वैत शासन के समय बंगाल से 1766-67 के बीच 2,24,67,500 रुपये की वसूली हुई, जिससे पूर्व यह वसूली मात्र 80 लाख थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में द्वैत शासन के बारे में कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही होगी जो इतनी भ्रष्ट, आत्मघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। क्लाइव ने खुद बंगाल की व्यवस्था के बारे में कहा है कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण जैसा दृश्य बंगाल में था, वैसा न तो किसी देश में देखा गया और न ही सुना गया। ऐसी अन्याय
अन्याययुक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए। 1775 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बंगाल के नवाब मुबारक उद दौला के बारे में कहा है कि वह बेताल, फैंटम या छाया पुरुष घास भूस का आदमी था। क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद में श्वेत अंग्रेज सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जिसे नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1767 में क्लाइव ने इंग्लैंड के वापस जाने पर वहां की सरकार ने उसे लॉर्ड की उपाधि प्रदान की। तो रहा दोस्त आज का वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा हो। मेरे पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।